समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत अव्ययीभाव समास का विचार हम लोग कर रहे हैं। उसमें अब विचार चलेगा अव्ययी समास के भेद। ठीक है जी, कल व्याख्या आदि कुछ लिखा था, अब उसके भेद दिखाते हैं। लिखिए नंबर 1, अव्ययीभाव समास के 3 भेद है। अव्ययीभाव समास के 3 भेद है। नंबर 1, अव्यय पूर्व पद। अव्यय पूर्व पद। नंबर 2, अव्ययोत्तर पद। अव्ययोत्तर पद। नंबर 3, अव्यय पद रहित। अव्ययी भाव। अव्यय पद रहित अव्ययी भाव। ठीक, तो 3 भेद हो गए। तो पहला बताया अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव समास। नंबर 2, अव्यय उत्तर पद कि जिसका उत्तर पद अव्यय है, ऐसा अव्ययी भाव समास। और तीसरा बताया अव्यय पद रहित अव्ययी भाव समास। नीचे लिखिए टिप्पणी। अव्ययी भाव समास के अव्ययी भाव समास के प्रकारांतर से 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। नंबर 1, नित्य अव्ययी भाव समास। नित्य अव्ययी भाव समास। और नंबर 2, अनित्य अव्ययी भाव समास। अनित्य अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए ये प्रकारांतर से, अन्य प्रकार से 2 भेद, नित्य और अनित्य। तो उसमें पहला नित्य है, तो लिखते उसके बारे में, नित्य अव्ययी भाव समास, उसकी व्याख्या। जिस अव्ययी भाव समास का अव्ययी भाव समास का समस्त रूप ही कौंस में लिखिए सामासिक शब्द ही, कौंस बंद, सामासिक शब्द ही कौंस बंद, प्रयोग में आता है। प्रयोग में आता है पूर्णविराम। इसका विग्रह केवल समझाने के लिए बताया जाता है। लिखा आगे, प्रयोग में वह विग्रह काम में नहीं आता है। काम में नहीं आता है। और
और विग्रह भी अस्वपद ही होता है। अस्वपद ही होता है। अर्थात समास के घटकीभूत समास में अर्थात समास में घटकीभूत पदों के अतिरिक्त, समास में घटकीभूत पदों के अतिरिक्त पद से अर्थ प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, पदों के अतिरिक्त पद से अर्थ प्रदर्शित किया जाता है। अर्थ प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के अव्ययीभाव समास को नित्य अव्ययीभाव समास कहते हैं। नित्य अव्ययीभाव समास कहते हैं। हो गया? देखिए भाई, तो क्या लिखा? जिस अव्ययीभाव समास का समस्त रूप मतलब सामासिक शब्द, समास बन गया है ऐसा शब्द प्रयोग में आता है। प्रयोग में आता है मतलब उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो विग्रह होता है तो विग्रह केवल समझाने के लिए बताया जाता है, उसका वाक्य में प्रयोग कर नहीं सकते, है कि नहीं? जैसे बाकी के जो समास होते हैं कि नहीं, राज्ञ पुरुष है कि नहीं, राजपुरुष सामासिक शब्द है, राजपुरुष इसका भी प्रयोग कर सकते हैं सामासिक शब्द का, क्यों? राज्ञ पुरुष ऐसा भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर नहीं होता है नित्य अव्ययीभाव समास में, ठीक है? तो वही लिखा, इसका विग्रह केवल समझाने के लिए बताया जाता है, प्रयोग में वह विग्रह काम में आता नहीं है। और विग्रह भी कैसा होता है इसका? अस्वपद। अस्वपद मतलब क्या? समास में घटकीभूत जो पद है उन पदों को छोड़कर अन्य किसी पद की सहायता लेकर उसका अर्थ समझाया जाता है। उस प्रकार के विग्रह को क्या बोलते हैं? अस्वपद विग्रह कहते हैं, ठीक है ना? ऐसा ही इस प्रकार का जो अव्ययीभाव समास उसको कहेंगे नित्य अव्ययीभाव समास। हो गया जी? चलिए अब दूसरा विभाग, अनित्य अव्ययीभाव समास। अनित्य अव्ययीभाव समास लेते हैं। कुछ अव्ययीभाव समास विकल्प से होते हैं। विकल्प से होते हैं अर्थात उनका सामासिक पद की तरह विग्रह वाक्य का भी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे समास को अनित्य समास कहते हैं। ऐसे समास को अनित्य समास कहते हैं। हो गया जी? चलिए भाई, सरल है।
कुछ अव्ययभाव समास विकल्प से होते हैं। मतलब क्या, अर्थात सामासिक जो पद है उसका भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और विग्रह वाक्य का भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा जो समास होता है उसको कहते हैं क्या जी, अनित्य समास। चलिए अब आगे, अव्यय भाव का विधायक मुख्य सूत्र। अव्यय भाव का विधायक मुख्य सूत्र। देखिए सूत्र के लिखेंगे, अव्ययम विभक्ति समीप, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य, अनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु सूत्र का नंबर है 216। अष्टाध्यायी में दिख सकते हैं, ठीक है जी। 216 हो गया ना, ये सूत्र हुआ। अब आगे लिखिए नंबर 1 टिप्पणी। अब जिन जिन अव्ययों का जिन जिन अर्थों में सुबंतों के साथ अव्ययी भाव समास होता है, सुबंतों के साथ अव्ययी भाव समास होता है, उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। जिन जिन अव्ययों का जिन जिन अर्थों में सुबंतों के साथ अव्ययी भाव समास होता है उसको दिखाएंगे एक एक क्रमशः। तो 3 भेद किए थे ना अव्ययी भाव समास के प्रकारांतर से। उसमें पहला भेद क्या है, अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव समास। तो उसको लिखिए, शीर्षक दीजिए अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव समास। अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव समास। नीचे अब नियम दिखाते नंबर 1, सप्तमी आदि विभक्तियों के अर्थ में वर्तमान अधि आदि अव्ययों का सुबंत शब्द के साथ अव्ययी भाव समास होता है।
अव्यय भाव समास होता है। ठीक है जी। तो क्या लिखा? सप्तमी आदि विभक्ति के अर्थ में विद्यमान, वर्तमान, अधि इत्यादि अव्यय, अधि अव्यय, अव्ययों का अन्य सुबंत शब्दों के साथ जो समास होगा, ठीक है ना, वो भी अव्यय भाव समास है। उदाहरण लिखिए, हरऊ इति, हरऊ इति अधिहरि, अधिहरि अर्थ हरि के विषय में अथवा हरि में, हरि के विषय में अथवा हरि में। हो गया? देखिए भाई, तो और एक उदाहरण, स्त्रियाम इति अधिस्त्री, स्त्रियाम इति अधिस्त्री अर्थ स्त्री के विषय में, स्त्री के विषय में। देखिए भाई अर्थ, तो हरऊ, हरि शब्द की सप्तमी है क्या? हरऊ। हरऊ इस शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ है अधिहरि शब्द का। अधिहरि ये समास है, कौन सा? अव्यय भाव समास। उसमें भी अव्यय पूर्व पद अव्यय भाव समास है, इसके रूप नहीं चलेंगे, है कि नहीं? तो अधिहरि इसका अर्थ क्या? तो जो हरऊ शब्द का अर्थ है सप्तमी का, हरि में कि हरि के विषय में, ऐसी सप्तमी का अर्थ है, वही अर्थ है किसका? अधिहरि शब्द का। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया है स्त्रियाम, तो स्त्रियाम सप्तमी है, उस स्त्रियाम शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ है किसका? अधिस्त्री शब्द का। ये बात हो गई। ठीक है, स्त्री के विषय में यह अर्थ कर दिया। फिर नंबर 2, नियम नंबर 2, समीप अर्थ में वर्तमान, समीप अर्थ में वर्तमान उप आदि अव्ययों का, उप आदि अव्ययों का सुबंत के साथ, सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है जी। उदाहरण, कुंभस्य समीपम उपकुंभम, कुंभस्य समीपम उपकुंभम, मतलब अर्थ घड़े के समीप। हो गया ना? क्या जी? घड़े के समीप। दूसरा उदाहरण, उपगंगम, सामासिक शब्द है, उपगंगम। उसी प्रकार उपनगरम, उपनगरम। अब उपगंगम का विग्रह क्या होगा? बस ऊपर की तरह, कैसा? गंगाया समीपम उपगंगम, गंगा के पास। और उपनगरम का नगरस्य समीपम उपनगरम, नगर के पास। ठीक है ना जी? देखिए, समीप अर्थ में वर्तमान, वर्तमान मतलब विद्यमान, अव्यय यहाँ पर कौन? उप, उसका, उस उप अव्यय का सुबंत के साथ अन्य शब्दों के साथ अव्यय भाव समास हुआ।
है कि नहीं? उदाहरण दे दिया, उपगंगम, उपकुंभम, उपनगरम वगैरह वगैरह, उपभवनम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब और आगे का नियम देंगे। समृद्धि अर्थ वाले समृद्धि अर्थ वाले सु आदि अव्ययों का सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, देखिए भाई, समृद्धि संपन्नता इस अर्थ में विद्यमान सु इत्यादि अव्ययों का अन्य सुबंत शब्दों के साथ क्या होता है? समास होता है। उदाहरण, मद्राणाम समृद्धि ही, मद्राणाम समृद्धि ही सुमद्रम, सुमद्रम अर्थ है मद्र देश की संपन्नता। मद्र देश की संपन्नता। ठीक है, मद्र कोई देश का नाम है कि नहीं? देश विशेष। और समृद्धि अर्थ में अव्यय आया कौन? सु, तो समास बन गया। मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश की जो समृद्धि है उसको कहेंगे सुमद्रम, अर्थात मद्र देश की संपन्नता। इसी प्रकार के और उदाहरण लिखिए, विग्रह इसी प्रकार के होंगे, बाद में आप लिख लीजिए। सुमगधम, सुमगधम, मगधम। ठीक है, और उदाहरण, सुभारतम, सुभारतम। और सुहरिवर्षम, सुहरिवर्षम। और सुपातालम। ठीक है, सुपातालम हो गया। चलिए आगे का नियम, वृद्धि व य त्याला रुकार, वृद्धि कौंस में लिखिए, समृद्धि का अभाव। समृद्धि का अभाव, दरिद्रता, नाश, कौंस बंद। ठीक है, ये वृद्धि शब्द के अर्थ है। इसके पहले समृद्धि शब्द आया, उसकी विपरीत अर्थ है, उल्टा। समृद्धि मतलब सुसंपन्नता, और इसका उल्टा अर्थ हो गया समृद्धि का अभाव, अर्थात दरिद्रता, नाश इत्यादि। आगे लिखिए, कौंस बंद हुआ ना, आगे। अर्थ वाले, अर्थ वाले दूर आदि अव्ययों का, दूर आदि अव्ययों का सुबंत के साथ, सुबंत के साथ अव्यय भाव समास होता है। अव्यय भाव समास होता है। उदाहरण, यवनानाम वृद्धि, यवनानाम वृद्धि, दुर्यवनाम, दुर्यवनम अर्थ होगा यवनों का नाश किंवा दरिद्रता।
ठीक है, यवनों का नाश या दरिद्रता किंवा यवनों की समृद्धि का अभाव, ऐसा अर्थ है। दुर्यवनम शब्द का अर्थ यवनों का नाश बोलिए, किंवा यवनों की दरिद्रता बोलिए, किंवा यवनों की समृद्धि का अभाव बोलिए, ये सब अर्थ है किसका? दुर्यवन। ठीक है जी, आगे एक उदाहरण, दुर्बंग देशम। दुर्बंग देशम अर्थ इसी प्रकार का होगा क्या? बंग देश का नाश, किंवा दरिद्रता, किंवा समृद्धि का अभाव वगैरह। आगे चलिए, आगे का नियम, अभाव अर्थ वाले, अभाव अर्थ वाले निर आदि अव्ययों का, निर आदि अव्ययों का सुबंत के साथ, सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास होता है। ठीक है जी, क्या अर्थ हुआ? अभाव अर्थ वाले निरादि अव्यय उनका अन्य सुबंध शब्दों के साथ क्या होता है? अव्ययभाव समास। उदाहरण, मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम बराबर मक्खियों का अभाव। मक्खियों का अभाव। ठीक है, अर्थ क्या हुआ? मक्षिका नाम अभाव, मच्छ होती ना घर मासी आदि, ये सब उनका अभाव, उसको क्या कहेंगे? निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव। निर्मक्षिकम गृहम अर्थ ऐसा घर इसमें कोई मक्खी है ही नहीं है, इस प्रकार। और उदाहरण लिखिए, मशकानाम अभावः, मशकानाम अभावः निर्मशकम, निर्मशकम अर्थ क्या? मच्छरों का अभाव। मशक कहते मच्छर को। ठीक, और उदाहरण, निर्जनम, निर्जनम। और उदाहरण, निर्विघ्नम, निर्विघ्नम। अर्थ और विग्रह उसी प्रकार का है, जैसे निर्जनम, जनानाम अभावः निर्जनम, निर्जनम वनम, ऐसा वन है कि जहाँ कोई आदमी है नहीं है, इस प्रकार। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम, कोई विघ्न है नहीं, उसको क्या कहेंगे? निर्विघ्न। ठीक है ना जी, आगे करना, अत्यय, अत्यय कौंस में लिखिए, समाप्ति अर्धविराम, बीत जाना, बीत जाना कौंस बंद। अर्थ वाले, अर्थ वाले निर आदि, निर आदि शब्दों का सुबंत के साथ सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास होता है। ठीक,
अत्यय, अत्यय अर्थ वाले, अर्थात समाप्ति, बीत चुका, बीत जाना, ऐसे अर्थ। उदाहरण, शीतस्य अत्ययः, शीतस्य अत्ययः, निश्शीतम्, निश्शीतम् अर्थ है सर्दी की समाप्ति। सर्दी की समाप्ति। निश्चितम मतलब क्या? शीतस्य अत्यय, ठंडी समाप्त हो गई, ऐसे समय को बोलेंगे निश्चितम। ठीक उसी प्रकार लिखे निर्हिमम, निर्हिमम। और निर्निदागम, निदाघम, निर्निदाघम अर्थ है गर्मी की समाप्ति, गर्मी का अभाव। निदाग कहते गर्मी को, गर्मी की समाप्ति अर्थात गर्मी का अभाव। हो गया जी? आगे चलिए, आगे करेंगे। असंप्रति, कौंस में लिखिए असमयोचित, असमयोचित अर्थात इस समय युक्त, इस समय युक्त या उपयुक्त न होना, युक्त या उपयुक्त न होना, कौंस बंद। ठीक, कौंस बंद। अर्थ में वर्तमान, अर्थ में वर्तमान अति अव्यय का, अति अव्यय का स्वंत के साथ स्वंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, क्या लिखा जी? असंप्रति। असंप्रति मतलब क्या? असमयोचित, उचित समय पर न होना, वही लिखा है। इस समय युक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ऐसा अर्थ असंप्रति। ऐसे अर्थ में विद्यमान जो अति अव्यय, उसका अन्य सुबंतों के साथ क्या होता है? अव्यय भाव समास होता है। उदाहरण, निद्रा संप्रति, निद्रा संप्रति न युज्यते, न युज्यते इति अतिनिद्रम, अतिनिद्रम अर्थ है निद्रा इस समय अनुचित है, निद्रा इस समय अनुचित है। ठीक है जी? कोई सो रहा है सुबह 8-9 बजे, वो उचित है कि सोना? उसको क्या कहेंगे? अति निद्रा। मतलब इस समय ये निद्रा लेना कोई उचित बात नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। सुबह 4 बजे के आगे, वैसे तो 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है, किंतु कम से कम 4 बजे के बाद में सोना ही नहीं चाहिए। आता है वाक्य,
क्या ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा आयु क्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई सोता है तो उसका आयुष्य क्या होता है? कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि रोगग्रस्त हो जाता है उसका शरीर, रोग हो गए तो शरीर आयुष्य क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। ठीक है ना जी। स्नान भी कब करना चाहिए? सूर्योदय के पहले। समझ में आया? सूर्योदय के बाद का जो स्नान है उसको राक्षसी स्नान कहते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो ऋषि स्नान हो जाता है, और सूर्योदय के पहले 10-15 मिनट करेंगे तो मानव स्नान है, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो ऋषि स्नान है, और सूर्योदय के बाद करेंगे तो राक्षसी स्नान है। समझ में आया? स्नान का भी पुण्य होता है जी, रोज का स्नान करते हैं ना, उससे भी पुण्य होता है। लेकिन कब? सूर्योदय के पहले करेंगे तब। ठीक है ना, बाद में नहीं। ऐसा नहीं चलो मन चाहे तब करेंगे, दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ऐसा स्नान निषिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे उदाहरण लिखिए। और एक उदाहरण लिखा ना इसका, क्या उदाहरण लिखा? अति निद्रम। ठीक है ना, मतलब इस समय निद्रा उचित नहीं है। निद्रा संप्रति न युज्यते अति निद्रम, ये उदाहरण हुआ इसका असंप्रति का। ठीक है ना जी। और उदाहरण लिखिए, अतिहासम। अतिहासम। और उदाहरण अति क्रोधम। और उदाहरण अति मौनम। ठीक है जी, चलिए भाई, क्या अर्थ हुआ? अति आसम मतलब क्या? हाँ, इस समय हंसना उचित नहीं है। कब हंसना चाहिए इसका भी तंत्र चाहिए आदमी को, नहीं तो क्या है, अनुचित समय पर हंस देगा ना तो हंसना भी बहुत आपत्तिकारक अनिष्ट का कारण हो जाता है। उदाहरण हो चुका है इतिहास में। किसका? हाँ, द्रौपदी हंसी थी, किंतु अतिहास था वो, अनुचित समय हंसी। कब हंसी पता है? जब उनका महल देखने के लिए आए थे कौन? दुर्योधन आदि, और उसको ऐसा लगा अरे पर्ची यहाँ पर चलते गया, वो आता पानी गिर गया, उसका वो धोती भीग गई, तो ऊपर से हंस दिया उसने, अंधे के बच्चे अंधे ही होते करके। तो उसको जलन इतनी हो गई, तो उसका परिणाम महाभारत का क्या हुआ? युद्ध हुआ, इतनी बड़ी हानि हुई। समझ में? आग तो वही सी लगी थी। हाँ, इसलिए कब हंसना चाहिए, कब नहीं हंसना चाहिए, इसका भी क्या चाहिए? तंत्र चाहिए। समोर का आदमी है, कोई बेचारा बहुत दुखी है, अरे खड़खड़ हंस रहा है, तो गलत बात है ना। उसका पेट दर्द हो रहा है बेचारे का, या किसी आपत्ति में है, तो उसको फिर सहानुभूति देनी चाहिए, कुछ अच्छी बातें बताना चाहिए। वो छोड़ दिया और हंसने लगा, इसको क्या कहेंगे? अति हासम। ठीक है ना जी। चलिए, कोई गंभीर विषय चल रहा है, कोई चर्चा चल रही है, बड़े लोग बैठे, गंभीर विषय चल रहा है कुछ, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है, और वहां पर खत 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 हंस रहा है, सब गाँव गोला करने के लिए। तो उसको क्या कहेंगे? अति हासम। ठीक है ना जी। उसी प्रकार अति क्रोधम है कि नहीं, अनुचित समय ये क्रोध करना, इस समय क्रोध करना उचित नहीं है, उसको कहेंगे क्या? अति क्रोधम। उसी प्रकार अति मौन। मौन तो ठीक है, किंतु कुछ प्रसंग होता है कि वहां पर मौन तोड़ना ही चाहिए, है कि नहीं? अति मौनम, कब कहीं पर भी मौन नहीं होना। मौन मतलब चुप रहना, किसी पर अन्याय हो रहा है और पूछा जा रहा है भाई ये सच है क्या? कुछ नहीं, है कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे? अति मौनम। चलो आगे कहानियां। शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव कौंस में लिखे, नाम की प्रसिद्धि। नाम की प्रसिद्धि।
कंस बंद। अर्थ वाले इति अव्यय का सुबंत के साथ अव्यय भाव समास होता है। अव्यय भाव समास होता है। ठीक है जी। शब्द प्रादुर्भाव मतलब नाम की प्रसिद्धि। इस कोई बहुत ऐसे नाम होते हैं कुछ कि बहुत प्रसिद्ध होते हैं, है कि नहीं। तो उस अर्थ में अर्थ वाले इति अव्यय का सुबंत के साथ क्या होता है? अव्यय भाव समास। उदाहरण, पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः। पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः इति पाणिनि बराबर पाणिनि शब्द की प्रसिद्ध है। पाणिनि शब्द प्रसिद्ध है। इति पाणिनि प्रसिद्ध अर्थ में हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार उदाहरण, इति कपिलम। इति कपिलम और इति जैमिनी। इति जैमिनी। इति पतंजलि। इति पतंजलि। इति याज्ञवल्क्यम। इति याज्ञवल्क्यम। ठीक है जी। इस प्रकार आगे पश्चात, आगे का नियम पश्चात कौंस में लिखिए पीछे, कौंस बंद, पीछे। आगे लिखेंगे अर्थ वाले अनुअव्यय का सुबंत के साथ अव्यय भाव समास होता है। अव्यय भाव समास होता है। ठीक। देखिए उदाहरण, विष्णोः पश्चात। विष्णोः पश्चात अनुविष्णु। अनुविष्णु अर्थ है विष्णु के पीछे या विष्णु के अनुसार। विष्णु के पीछे या विष्णु के अनुसार, उसको क्या कहेंगे? अनुविष्णु। ठीक। इसी प्रकार उदाहरण, अनुगुरु। अनुगुरु। अनुमुनि। अनुमुनि। मुनि अव्यय भाव समास है ना। अनुमुनि विभक्ति आती है, उसका लोप हो जाता है, अव्यय बन जाते शब्द, सभी शब्द। अनुमुनि। अनुपितृ। अनुपितृ। अनुभार्यम। अनुभार्यम। कोई कोई मनुष्य होता है अनुभार्यम, मतलब क्या? स्त्री नहीं, पत्नी के अनुसार। पत्नी अलग चीज है, स्त्री अलग चीज है। स्त्री मतलब कोई भी हो सकती है। जो पत्नी का कहना हुआ ही मानता है ना, उसको क्या कहेंगे?
अनुभार्य। पत्नी ने कह दिया, क्या कह दिया? उदाहरण बताओ ना। अनुभव नहीं है क्या? नहीं है तो जाने दो फिर। लोगों का देखा होगा तो होगा ना। पत्नी कहती है क्या, आज बाजारला जायचं? हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। किधर जाएंगे? इधर। हाँ इधर। नहीं नहीं इधर। हाँ पर इधर। हो गया कि नहीं? चलिए आगे का नियम। यथा शब्द के 4 अर्थ है। यथा शब्द के 4 अर्थ है। उन अर्थों में विद्यमान अनु, प्रति, यथा, सह, 4 अवयव हुए ना। कौन कौन? अनु, प्रति, यथा, सह। इन अव्ययों का सुबंत के साथ सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास होता है। ठीक। अब नीचे यथा के 4 अर्थ। नंबर 1, यथा शब्द के 4 अर्थ। नंबर 1 योग्यता। नंबर 2 वीप्सा। नंबर 3 पदार्थानति वृत्ति। पदार्थानति वृत्ति। ठीक है। नंबर 4 सादृश्य। ठीक। 4 अर्थ है किसके? यथाशब्द। विद्यमान जो 4 अव्यय, उनका सुबंतों के साथ क्या होता है? समास। इन 4 अर्थ में विद्यमान 4 अव्यय कौन बताए? अनु, प्रति, यथा, सह। अब एक एक का विचार करते हैं। पहला अर्थ कौन है 4 अर्थों में? अर्थ। यथा के 4 अर्थ बताए। पहला अर्थ योग्यता। लिखते उसके बारे में। योग्यता लिखिए। योग्य होना, उचित होना, अर्धविराम, उचित होना, अर्धविराम, के अनुसार होना, अथवा सामर्थ्य, किंवा औचित्य को योग्यता कहते हैं। ठीक है जी। देखिए भाई, योग्य होना, उचित होना, के अनुसार होना, किंवा सामर्थ्य, औचित्य, इन सबको क्या कहते जी? योग्यता। उदाहरण, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, अर्थ रूप के योग्य, ठीक है ना जी।
जैसे अनुरूपम भार्या, रूप के अनुरूप क्या है वो पत्नी उसकी, वगैरह वगैरह। उदाहरण लिखिए उसका, अस्य वरस्य अनुरूपम इयं कन्या। अस्य वरस्य अनुरूपम इयं कन्या। ठीक है ना? क्या अर्थ हुआ? इस वर के अनुरूप है यह कन्या। ठीक है कि नहीं? जैसा वर का रूप है, गोरा काला जैसा भी होगा, दुबला पतला, है कि नहीं, उसी के अनुरूप यदि कन्या है तो उसको क्या कहेंगे? अनुरूपम यम कन्या। वर का वजन है 150 किलो और उसका वजन रहेगा 20 किलो कन्या का, तो अनुरूप होगी क्या? वो नहीं होगी। तब उसका कितना चाहिए? कम से कम 100 सवा 100 तो चाहिए ना, अनुरूप हो जाएगी। क्या समझ में आया जी? अनुरूपम वो है 7 फीट ऊंचा और ये 4 फीट की जमन का, अनुरूप नहीं होगा फिर। समझ में आया ना? चलिए और एक उदाहरण, अनुरूपम अस्य दानम। अनुरूपम अस्य दानम मतलब क्या? किसी व्यक्ति का इसका दान अनुरूप है, वो योग्य उचित जगह पर है। हाँ, जहाँ देना चाहिए वही दान दिया, तो उसको क्या कहेंगे? अनुरूप दान हुआ। चलिए उदाहरण दूसरा, उदाहरण नहीं आगे। हाँ उदाहरण, अनुगुणम गुणानाम योग्यम अनुगुणम। गुणानाम योग्यम अनुगुणम मतलब गुण के अनुसार उसको कहेंगे अनुगुणम। उसी प्रकार अनुकूलम, कुल के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उसको कहेंगे अनुकूलम। ठीक है, चलिए तो यथा शब्द के 4 अर्थ बताए थे, उसमें से पहला अर्थ कौन था? योग्य था। अब दूसरा अर्थ क्या था? वीप्सा। लिखिए उसके बारे में, वीप्सा व्याप्तुम इच्छा वीप्सा। व्याप्तुम इच्छा वीप्सा। पूर्णविराम कौंस में लिखिए, गुण या क्रिया के कारण गुण या क्रिया के कारण अनेक पदार्थों को व्याप्त कर एक साथ कहने की इच्छा को वीप्सा कहते हैं। वीप्सा कहते हैं। ठीक है जी। गुण किंवा क्रिया के कारण अनेक पदार्थों को व्याप्त कर एक साथ कहने की इच्छा को क्या कहते हैं जी? वीप्सा। उदाहरण, अर्थम अर्थम प्रति। अर्थम अर्थम प्रति बराबर प्रत्यर्थम। प्रत्यर्थम मतलब प्रत्येक अर्थ के प्रति, प्रत्येक अर्थ के लिए। ठीक है ना जी? प्रत्येक अर्थ के लिए। और उदाहरण, दीने दीने। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब क्या? हर एक दिन, रोज रोज। दीने दीने प्रतिदिनम। और उदाहरण,
पादे पादे प्रतिपादम। पादे पादे प्रतिपादम, पग पग पर, पैर पैर पर, ठीक है ना जी। गृहे गृहे प्रतिगृहम, गृहे गृहे प्रतिगृहम मतलब क्या? प्रत्येक घर में। प्रतिगृहम धान्यम अस्ति, उदाहरण प्रत्येक घर में क्या है? धान्य है। तो गृहे गृहे धान्यम अस्ति किंवा प्रतिगृहम धान्यम अस्ति, इस प्रकार व्याप्ति विप्सा है कि नहीं। और उदाहरण मासे मासे क्या बनेगा? प्रतिमासम, मासे मासे प्रतिमासम। और उदाहरण एकम एकम प्रत्येकम, एकम एकम प्रत्येकम, ठीक है। हो गया जी? वाह, समय समाप्त हो गया। अब यथा की 4 अर्थ थे ना, 2 अर्थ हो गए। कौन कौन? योग्यता और विप्सा। फिर आगे 2, उसका विचार हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।